Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. बहुत ज़्यादा रेशियोज एफआर में रिक्वेस्ट आ रही थी कि एफआर के पेपर के सब रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस फर्दर ऐड करें। तो आज आपके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन का नाम है हार्बिन। ये क्वेश्चन कहाँ से है ये भी हम बताते हैं। ये क्वेश्चन ACCA स्टडी हब सितंबर 24 टू जून 25 के लिए जो वैलिड स्टडी हब है, ये क्वेश्चन वहां से है। और वी विल थैंकफुल टू ACCA कि उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया जिसकी हम करेंगे आज प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन के अंदर क्या सीन है, क्या सेटअप है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रेशो का जो क्वेश्चन होता है वो इतना लेंथी होता है, इतना लेंथी होता है कि पता ही नहीं चलता डेटा कहाँ पे क्या रह गया है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि रेशो के क्वेश्चन को सुकून से 2 मरतबा रीड किया करो ताकि चीजें आपको पता चल जाएं कि कौन सी चीज कहाँ अवेलेबल है। और रेशो लोग कहते हैं सर कैलकुलेशन है, मैं कहता हूँ थ्योरी है। रेशो में 5 to 6 मार्क्स की कैलकुलेशन होगी, बाकी सारा थ्योरी है। और मसला हम एशियंस बच्चों का है, हम इंडिया के हो के पाकिस्तान के हो के बांग्लादेश के हो के नेपाल के, कैलकुलेशन करा लो हमसे, हम कर देंगे। थ्योरी लिखवा लो हमसे, हमें मौत आ जाएगी, ये नॉर्मल है। तो बेटा थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। अब ACCA कर रहे हो, एफआर तक पहुंच गए हो, तो अब तो थ्योरी लिखनी तो पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे PM जिन बच्चों ने दिया होता है उनको थोड़ा सा एज होता है कि उन्होंने रेशियोज की थोड़ी सी थ्योरी वगैरह पहले सीखी होती है। अब हम यहाँ फाइनेंशियल की बात करेंगे तो थोड़ी यहाँ पे थ्योरी चेंज है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन का नाम है हार्बिन, नाम लिखा हुआ है, ये हार्बिन है, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा सवाल, अल्लाह अल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अभी ACCA ने खुद सवाल बनाया है तो आप देख रहे हैं। 7 मार्क्स की कैलकुलेशन है और 13 मार्क्स की थ्योरी है। आप पेपर में यही जहन रखना कि 5 मार्क्स की कैलकुलेशन है और 15 मार्क्स थ्योरी के हैं। इसी तरह जहन रखिएगा ताकि आपको फिर ज्यादा टेंशन ना हो। पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द रेशियोज फॉर हार्बिन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006 equivalent to those calculated for the previous for the year ended 30th September 2006. show your working। अब यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो गई है। गलती क्या हो गई है? टाइपो एरर है, ठीक है। क्वेश्चन में छोटी सी एरर है। आप देख रहे हैं कि ये एक ही नंबर प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि भाई ACCA के स्टडी हब में आपके पास ऑप्शन होता है, नीचे जाओ और वहाँ पे आप लिख सकते हो रिपोर्ट कंटेंट एरर। तो मैं ये चाहूँगा, मैं आपको बताता हूँ कि रिपोर्ट कंटेंट एरर में जाना और बोलना है ACCA आपने यहाँ पे मिसप्रिंट किया, इसको सही कर लो। और ये भी लिख देना कि मैंने देखो बताया है, तो मुझे कुछ रिवॉर्ड शिवॉर्ड भी दे दो। तो वैसे कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन मांगने में किया जाता है। खैर, तो रिक्वायरमेंट हमने सही कर ली कि पिछले साल जो रेशियोज निकाले हैं ये देखो दिए हुए हैं। सेम आपने रेशियोज इस साल के लिए भी निकालने। रोज दिया हुआ है और रोज का हम हमेशा कहते हैं कि 90% केसेस में रोज का फार्मूला भी बताया होता है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रोज के फार्मूले में वेरिएशन होता है। ठीक हो गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? रोज है, उसका फार्मूला भी मेंशन है, तो अच्छी बात हो गई ना, जबरदस्त हो गया। फार्मूला भी दिया हुआ है, इनकी मेहरबानी है। क्या फार्मूला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटीज यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, यानी नेट एसेट टर्नओवर पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले वाले तरीके से करना है। नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है उसका मार्जिन, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे और डिवाइड कर देंगे सेल्स से। करंट रेशियो में फार्मूला आता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, थोड़ा कटिंग हो गई है, थोड़ा सा पढ़ लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज फार्मूला में आता है। रिसीवेबल कलेक्शन इन डेज, गेयरिंग डेट ओवर डेट प्लस इक्विटी, गेयरिंग का भी फार्मूला बताया। गेयरिंग के 2 फार्मूले होते हैं आपको पता है, डेट डिवाइड बाई टोटल यानी
इक्विटी और डेट इस तरह भी कर सकते हैं, एक और फार्मूला भी होता है, लेकिन जो ये बोलते हैं हम उसको यूज करते हैं। ये जीरो से हमें नजर आ रहा है कि कंपनी में पिछले साल कोई डेट नहीं था, कोई लोन शोन कंपनी ने पिछले सालों में नहीं लिया था, देखो यहाँ नजर भी आ रहा है। और ये लोन नोट है, लेकिन अब कंपनी ने लोन लिया, तो कमेंट करते वक्त बी पार्ट जो हम असेस करेंगे ना, उसमें हमें समझ आ जाएगा कि क्या सीन है। बी पार्ट भी अभी पढ़ लेते हैं ऐसे ही। Assess the financial information and position of Harbin for the year 30th September 2006 compared to the previous year। ठीक हो गया, पिछले साल से कंपेयर करते हुए आपने कमेंट्री करनी है। Your answer should refer to the information in the CEO report and impact of the purchase of the net assets of Fatima। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई और हमारा एक्विजिशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट्स तो पढ़ो, लेकिन है ना, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया होगा, कभी कभी इनकम स्टेटमेंट दिया होगा, कभी एसएफपी दिया होगा, इसको भी पढ़ा करो। तो म्यूट करो, सॉरी पॉज करो वीडियो को, और पूरा इनकम स्टेटमेंट पढ़ो। रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और ये आखिरी तक इक्विटी एंड लायबिलिटीज तक इसको एक बार पढ़ लो, नंबर्स, ताकि आंखों के आगे एक नजर गुजर जाए। इनकम स्टेटमेंट किस एंगल से बना हुआ है, ये आंखों के सामने से गुजरे। जल्दी पढ़ो, होपफुली आपने पढ़ लिया। अब मैं इसकी पढ़ूंगा सीईओ रिपोर्ट। हाइलाइट्स ऑफ हर्ब परफॉर्मेंस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2006। ये इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें कंपैरेटिव रेशियोज निकाल दिए हैं, वरना हम क्या करते हैं, डिफरेंस डिवाइड बाय प्रीवियस करके, यानी 2005 और 6 की सेल्स को माइनस करते हैं आपस में, और पिछला साल यानी प्रीवियस ईयर की सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करके हम क्या निकाल लेते थे, हम इंक्रीज या डिक्रीज हमें निकालने ही आता है। तो ये दिया हुआ है, कहता है कि भाई सेल्स रेवेन्यू तकरीबन 39% से बढ़ा है, दिख भी रहा है। 1,80,000 से 250 किया है, तो 250 माइनस 180 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो यही परसेंटेज आएगी। जीपी मार्जिन बढ़ा है, 16.5% तकरीबन था और अब 20% हो गया है। तो यहाँ पे कमेंट का तो एक पॉइंट जहन में आ रहा है कि भैयान, सेल तुम्हारी बढ़ रही है 40 तकरीबन 39% से, और तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है सिर्फ 3% तकरीबन, 3 पॉइंट समथिंग से। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है भाई, हैज अ सवाल। ओके, देख लेंगे। डबलिंग ऑफ द प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट डबल हो गया है। अच्छा डबल हो गया है, लेकिन परसेंटेज में कौन मेरा चाचा बताएगा, हम निकाल लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहने वाले ने कहा, इन रिस्पॉन्स टू द इम्प्रूव पोजिशन द बोर्ड paid a dividend of 0.1 per share in September 6, an increase of 25% of the previous year। बोर्ड ने देखा ग्रोथ हुई है, आय हाय हाय हाय, बोर्ड ने देखा कि ग्रोथ हुई है तो बोर्ड जज्बाती हो गया, और जज्बाती हो गया उन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया 0.10 पर शेयर, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 25% ज्यादा था। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ, फिर अक्टूबर 2005 की सुहानी सुबह थी। हार्बिन को एक यानी शौक हुआ और उसने दूसरी कंपनी को खरीद लिया। हार्बिन परचेज द होल ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रीवियसली वो कंपनी जो हमने खरीदी वो प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी थी, कितने में खरीदी, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह, $100 मिलियन में कंपनी खरीद ली। अच्छा भाई, द कंट्रीब्यूशन ऑफ परचेज टू हार्बिन रिजल्ट फॉर द ईयर दिस रेवेन्यू, इतना उसका, यानी जो कंपनी हमने एक्वायर की है, सही है फातिमा, उस कंपनी के रेवेन्यू 70,000 और 30 हाइड हुए में है। उसका कॉस्ट, उसका जीपी, उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी गिवन है। देयर वाज नो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, कोई एसेट हमने बेचा नहीं है, और 2005 के हमारे रेशियोज गिवन है। अब एक सवाल है, अगर आप लोगों को समझ आता है तो मजा आ जाएगा, नहीं आता तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक मसला है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास सेटअप क्या है। देखो तैयबा, रुकैया, ध्यान से सुनो, हमारे पास सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि हमारे पास 2 साल का अमाउंट है, ये 2005 है, ये 2006 है।
एक्वायर कब किया है और मेरा ईयर एंड क्या है? ईयर एंड सितंबर है, सितंबर 6। इसका मतलब ये है 1 अक्टूबर 2005। यानी जिस साल, जो हमारा अभी करंट ईयर है ना, उसमें हमने फातिमा कंपनी एक्वायर की हुई है और पहले ये कंपनी एक्वायर नहीं की थी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास ये साल एक्विजिशन के साथ है और पिछला साल एक्विजिशन के बगैर था। तो खैर कोई मसले वाली बात ही नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या है? पहला पहला निकालना है रोज, ROCE। जब भी वो कहते हैं ना कंपैरेटिव, तो हमें फिर तरीके से थोड़ा काम करना होता है। ठीक है, वर्किंग थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा। आपके पास एक्सेल है तो टेंशन ही नहीं है, आपके पास जगह बहुत है। तो 30 सितंबर 2006, पिछला साल जो था 30 सितंबर 2005, उसका डेटा आपको दिखाना होता है। ये फॉर्मेटिंग है, कंपैरेटिव एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, 7.1 था ना, ये मैंने ले लिया। फार्मूला बताया है, देखो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर द एसेट माइनस लायबिलिटी। आइए सवाल में चीजें ढूंढते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढो 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 ढूंढो। किधर है सर? किधर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नहीं मिल रहा। देखो देखो, मिलेगा मिलेगा। बच्चों को मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कुछ थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा परेशान नहीं होने का, रिलैक्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? एला, ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फार्मूले में क्या लिखा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या करूं? अरे सर क्या क्या करो? देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, इंटरेस्ट भी यहाँ माइनस हुआ है, तो इंटरेस्ट को एड बैक कर दो तो आ जाएगा 16 और 8, 24,000। क्या बोलेंगे इसको? PBIT। ये प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स था, इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ था, इंटरेस्ट को एड बैक कर दिया तो PBIT आ गया। कितना आया? वर्किंग दिखा देते हैं, 24। ठीक है, 24,000 डिवाइड किससे करना है बेटा? टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट ढूंढो। टोटल एसेट किधर है सर? टोटल एसेट का मसला ही कोई नहीं है। ये ला टोटल एसेट 258,000। क्या करना है? लेस करंट लायबिलिटीज। आ जाओ बेटा, करंट लायबिलिटीज किधर है? सर ये कहाँ किधर गया है? करंट लायबिलिटीज ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। करंट करंट करंट, ये करंट लायबिलिटी की हेडिंग है और ये 44,000 की हमारे पास करंट लायबिलिटी है। एली, तो कैलकुलेटर तो होगा, ये सब करना है और कैलकुलेटर पे फिर मल्टीप्लाई 100 करके जो आंसर आएगा वो दिखा देना है। तो क्या आएगा बेटा? 11.2 आंसर आ रहा है, जिसका आंसर बिल्कुल सही है। बेहतरीन हो गया। अगला क्या है? नेट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर। नेट एसेट टर्नओवर का फार्मूला किसको याद है? किसको याद नहीं है? जरा सोचिए, फार्मूला क्या होता है नेट एसेट टर्नओवर का? शाबाश। फार्मूला जो दिया हमें पता है। नेट एसेट टर्नओवर के लिए रेवेन्यू को डिवाइड करना होता है और ये बता भी रहे हैं कि रेवेन्यू को डिवाइड करें आप कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा सर? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे क्या निकलेगा? अभी रोज के फार्मूले में हमने क्या किया है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वही टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, या कैपिटल प्लस कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। दोबारा सुनो, रेवेन्यू देखो कितना है सर? रेवेन्यू 2.5 लाख है। मिला? सेल रिटर्न वगैरह हो तो वो नेट ऑफ होता है। ठीक है, 2.5 लाख का रेवेन्यू। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं? दो फार्मूले। जो ऊपर किया है ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो है। कैसे किया था? टोटल एसेट लिए थे, सुनो। 258 के क्या है? टोटल एसेट माइनस क्या कर दी? करंट लायबिलिटी आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने का एक और तरीका भी होता है। आप लेंगे अपना कैपिटल। कितना है कैपिटल? देखो बेटा, ये है कैपिटल। कैपिटल मींस टोटल इक्विटी, जिसमें रिजर्व रिटेन अर्निंग सब आ जाता है।
और उसमें प्लस कर लो आप लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉन करंट लायबिलिटी। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, या फिर टोटल इक्विटी प्लस टोटल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और दोनों का आंसर हमेशा सेम होगा। और हमें ये पता है कि नेट एसेट टर्नओवर का आंसर जो है वो टाइम्स में होता है, तो ये 1.6 दिया हुआ है, ये टाइम्स है। और हमारा 250 डिवाइडेड बाई ये जो आ रहा है, कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कीजिए, आ रहा है 1.2 टाइम्स, यानी हमारा नेट एसेट टर्नओवर गिर रहा है। रोज यानी रिटर्न, रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स बढ़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, सेल्स में ग्रोथ हुई है, ठीक है, लेकिन नेट एसेट टर्नओवर हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगला रेशो बच्चों वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है उसने, तो जो उसने लिखा है वही करेंगे, बिफोर टैक्स का मार्जिन। आन फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे बिफोर टैक्स बोला है तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूंगा, डिवाइड करूंगा सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। सेल्स तो हमें अभी पता है, हमने देखी है 2.5 लाख है, ये आ गई सेल्स 250 प्लस मल्टीप्लाई 100। न्यूमिनेटर में क्या रखना है सर, प्रॉफिट, कौन सा वाला, बिफोर टैक्स के क्वेश्चन ने बोला है। बिफोर टैक्स प्रॉफिट है कितना, देखो नजर आया, 16,000 सबको मिला, ओके। 16,000 डिवाइड बाई 250, 250,000 मल्टीप्लाई बाई 100, 6.4%। और पिछले साल कितना था, 4.4। अच्छी साइन है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्योंकि सेल वगैरह ग्रो हुई है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छी बात। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों वाला, करंट रेशियो, फार्मूला तो याद होगा ही, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पिछले साल का दिया हुआ है कितना, करंट रेशियो है 2.5, और हमें पता है इसको यूं लिखना होता है कि एक लायबिलिटी पे करने के लिए 2.5 के एसेट मौजूद थे। अब इस सवा देखते हैं, इस सवा के लिए सेटिंग क्या है, करंट एसेट ढूंढो और डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटी से। तो करंट एसेट कितने हैं, देखो 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 सर, करंट एसेट 1 2 3, 1 2 3, और इनका टोटल दिया हुआ है, ये करंट एसेट है, ठीक है 38। करंट लायबिलिटी हमने ऑलरेडी काफी बार यूज भी की हुई है, करंट लायबिलिटी 44, 38 डिवाइड बाई 34, 44 सॉरी, 38 डिवाइड बाई 44, आंसर कैलकुलेटर दिखाएगा। ओहो, तोबा 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 तोबा, ये तो गड़बड़ हो गई। पहले एक लायबिलिटी पे करने के लिए 2.5 के एसेट थे, 2.5 के एसेट थे, यानी रुपया अगर पे करना था तो 2.5 रुपए जेब में पड़े हुए थे। अब रुपया पे करने के लिए एक एसेट भी नहीं है, 0.9 एसेट मौजूद हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो मसला है, चेक करो। इन्वेंट्री पीरियड इन डेज, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज, फॉर्मूला क्या है, पहले ये लिख देते हैं सर, पिछले साल का भी लिख लेते हैं, कितना था, 37 था। के बाद वाला भी एक साथ ही लिख लेता हूँ ताकि फिर क्वेश्चन बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ट्रेड रिसीवेबल डेज, कलेक्शन डेज होते हैं वैसे, हम पूरा लिख दें, कितना था ये भी 16। और गेयरिंग आंटी जो है वो है, फार्मूला दिया हुआ उन्होंने, गेयरिंग नहीं थी, जीरो, ठीक है, फार्मूला भी उन्होंने लिया है, डेट डिवाइड बाई डेट प्लस इक्विटी इंटू 100, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, चलो खैर। देखो भाई, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, किसी को फार्मूला याद है, कोई तो होगा सर। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के लिए हम लेंगे अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, अच्छा यही था फार्मूला, क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल से। अच्छा तो फार्मूला ऐसे ही लिख देते हैं, आपको याद तो है माशाल्लाह, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय डेज में आंसर चाहिए, 365 से मल्टीप्लाई करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये देखो 2 लाख, और अपना कॉस्ट ऑफ सेल है सॉरी 2 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितनी, 25,000। ये इन्वेंट्री मिल गई 25,000 की, और कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया 2.5 लाख का। तो इन्वेंट्री आ गई 25,000, वो आ गया 2.5 लाख, 30 राउंड कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी,
365 डेज होते हैं साल में, कैलकुलेटर चलाइए। ओए होए, ये भी बुरी साइन है। 37 डेज में पहले माल बिक जाता था, अब माल 46 डेज में बिकता है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर रिसीवेबल डेज फार्मूला उम्मीद है याद होगा। क्रेडिट सेल से डिवाइड करते हैं, इस सवाल में क्रेडिट सेल और कैश सेल अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिसीवेबल को लेंगे। कितना है रिसीवेबल, देखो 13,000 का रिसीवेबल नजर आया, ये रहा 13,000 का रिसीवेबल। सेल्स है 2.5 लाख की, मिली 13 डिवाइड बाई 2.5, 13 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 365, ये आएगा 19 डेज। ओहो, ये भी थोड़ा अच्छा साइन नहीं है। पहले रिसीवेबल हमें 16 दिन में पेमेंट करते थे, अब 19 दिन में पेमेंट करने लगे, कुछ तो प्रॉब्लम है। और गेयरिंग का फार्मूला खुद बताया है। यहाँ पे डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी होती है, हमेशा याद रखिएगा। 1 लाख की है और इक्विटी का टोटल 1,14,000 है, ठीक है। 1 लाख की नॉन करंट लायबिलिटी है और 1,14,000 की इक्विटी है। तो 100,000 डिवाइड बाई 214,000, ओह अल्लाह, 0% गेयरिंग थी। कोई बाहर वाला हमारे पास नहीं था, हमारी कंपनी में कोई बाहर वाले की इंटरवेंशन नहीं थी। इंटरेस्ट हराम से हम बचे हुए थे, लोगों की ची पी से बचे हुए थे, लेकिन लोन लेके फंस गए। इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है जो कि हमारे प्रॉफिट्स को हिट कर रहा है। दूसरा, हमारी कंपनी में 46% गेयरिंग है। अल्लाह अकबर, यानी कंपनी में 100 रुपया इन्वेस्ट अगर हुआ है अब इस साल, तो वो उसमें से 46 रुपीज बाहर वालों ने, और बाकी जो 54 या 53 है वो घर वालों की इन्वेस्टमेंट है। पहले सबका सब घर में था, अब बाहर वाले कंपनी में घुस गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, जिसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। तो ये हमने 7 मार्क्स तो ले लिए भाई, हाँ 7 मार्क्स ले लिए। लेकिन मजा तो जब आएगा जब हम इसका करेंगे बी पार्ट। मैं हमेशा कुछ यहाँ पे तकरीर करता हूँ, थोड़ा टाइम लेता हूँ, बताता हूँ कि भाई देखो, आप लोग जो है ना, एक तो हमारे को थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम, ऊपर से हम लोगों को लिखने का तरीका नहीं पता। एक वे आउट होता है रिपोर्ट लिखने का या असेस करने का। असेस, असेस का मतलब क्या है, देखो थोड़ा तरीके से, थोड़ा तमीज से लिखना इज द तरीका। तमीज से कैसे लिखें, तो बेटा जो काम मांगा है ना पहले उसको लिखो। एक 1.5 लाइन लिखोगे भाई कर क्या रहे हो नीचे, ये 1.5 लाइन है। क्या है ये 1.5 लाइन है। 1.5 लाइन क्या लिखी, हम एनालाइज कर, यानी ये आपका सॉल्यूशन है बी पार्ट का। अभी आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, आप पहले एग्जामिनर को बताओ कि ओह बात सुन, एग्जामिनर बात सुन, सबसे पहले सुन कि मैं अभी करने लगा हूं क्या। अलिशबा, हम क्या करने लगे हैं, हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालने लगे हैं कंपनी की, जो कि 2 सालों को कंपेयर किया जाएगा। ये थोड़ा सा, यानी इससे जो रिक्वायरमेंट लिखी है ना, उसको थोड़ा सा रीराइट कर दो, 1 लाइन में रीराइट कर दो कि रिपोर्ट में है क्या। इसके बाद हमेशा याद रखना, हेडिंग लगेगी इंट्रोडक्शन की। किसकी, एक हेडिंग लगेगी इंट्रोडक्शन की। फिर आप रेशियोज को एसेस कर रहे हो, आपको पता है ना रेशियोज कितनी टाइप्स के होते हैं। एक होता है पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग, इसमें क्या लिखना है मैं बताता हूँ, मैं हेडिंग से बात कर रहा हूँ। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, तो आप हेडिंग लगा लो प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप इसके अंदर जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हैं ना इस सवाल में कैलकुलेट हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज हमने पढ़े हुए हैं, वीडियो भी आपके पास मौजूद है कि रोज प्रॉफिटेबिलिटी में आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स की ग्रोथ वगैरह। यानी जो भी उसके अंदर हमने हेडिंग में पढ़े वो सारे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आप डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी के सारे रेशियोज इस सवाल के हिसाब से डिस्कस करने के बाद, सेल्स की ग्रोथ, कॉस्ट वगैरह को डिस्कस करने के बाद, आप अगली हेडिंग लगाएंगे। कौन से रेशियोज होते हैं वो, लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज या लिक्विडिटी बोलो, लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल लिख दो, ताकि एक साथ ही हम क्या कर लेंगे,
लिक्विडिटी में करंट रेशियो, क्विक रेशियो आता है। इस सवाल में सिर्फ करंट है तो करंट रेशियो पे बात होगी। और वर्किंग कैपिटल मतलब इन्वेंट्री होल्डिंग, रिसीवेबल कलेक्शन, और हमारे पास एक और भी होता है पेएबल पेमेंट पीरियड, लेकिन वो है नहीं सवाल में तो उसको इग्नोर मारेंगे। लिक्विडिटी के अंदर हम इनकी बात कर देंगे एक साथ ही दोनों की। लिक्विडिटी पे तकरीर करने के बाद अगली हेडिंग, यानी अभी देखो एक हेडिंग इंट्रो, ये पैराग्राफ क्या कर रहे हो ये लिखा, इंट्रोडक्शन की हेडिंग आई, प्रॉफिटेबिलिटी की हेडिंग आई जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज डिस्कस होंगे, लिक्विडिटी एंड वर्किंग कैपिटल की हेडिंग आई जिसमें आप करंट क्विक और ये सारी चीजें डिस्कस करोगे। और इसके बाद आप गियरिंग रेशियोज भी होते हैं। यानी अल्टीमेटली आसान गोल ये है कि जो हमने रेशियोज की टाइप्स पढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, गियरिंग रेशियोज, उन हेडिंग्स को लगाते हुए उसको सॉल्व करेंगे और आखिरी में फ्री के मार्क्स बच्चे छोड़ देते हैं। बेटा कंक्लूजन कौन लिखेगा? आपको क्या लगता है? आपका कंक्लूड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कंक्लूजन आप अपने हिसाब से बताते हैं, आपको क्या लगता है कंपनी अच्छी जा रही है बुरी जा रही है। ये रिपोर्ट राइटिंग या असेस करने का मेथड है कि आपने पहले किस तरह से किन हेडिंग्स पे क्या लिखना है। अब मैं बता देता हूँ कि किस में क्या आएगा, लेकिन ये हेडिंग वाइज आपको ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि पहले डेढ़ लाइन में बताओ कर क्या रहे हो, नंबर वन, फिर इंट्रोडक्शन दो। अब इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हैं? देखो भाई, इंट्रोडक्शन में आप इस कंपनी सवाल को देखते हुए जवाब दोगे। आप क्या बोलोगे? सोचो, पहले खुद सोचो फिर मेरी वीडियो प्ले करके सुनना, सही है? देखो, इस इंट्रोडक्शन में हम ये बात करेंगे कि ये रिपोर्ट या ये असेसमेंट, ये एनालिसिस जो है वो क्यों हो रहा है, ताकि हाईलाइट कर सकें कंपनी की परफॉर्मेंस को, और सीईओ साहब की जो रिपोर्ट है उसको भी हम क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। सीईओ साहब की रिपोर्ट क्या दिखाती है? सीईओ साहब की रिपोर्ट इस सवाल में दिखा रही थी कि कंपनी बहुत जबरदस्त टापो टाप जा रही है। सीईओ की रिपोर्ट यही है ना। हाइलाइट्स जो सीईओ की रिपोर्ट के हैं कि प्रॉफिट बढ़ गए, रेवेन्यू बढ़ गए, प्रॉफिट डबल हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, डिविडेंड हमने अच्छा दे दिया, दूसरी कंपनी को खरीद लिया, प्लस ही प्लस दिखा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि भाई देखो, एक है सीईओ की रिपोर्ट, अब वो बाइस है अनबाइस है, यानी गलत है कि सही है, वी डोंट नो। सीईओ तो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही दिखाएगा ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जो है उसी कंपनी की या मार्केट में उसकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़े। और सीईओ का अपना भी मफाद होता है कि उसको इंक्रीमेंट बोनस वगैरह भी मिलता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई इस रिपोर्ट का एक मकसद ये है कि सीईओ ने जो हाईलाइट्स की है उनका एक इंडिपेंडेंट चेक हो जाएगा, वन साइडेड ना रहे। रेशोज से कंपनी की परफॉर्मेंस जो सीईओ कह रहा है वो इन लाइन है भी कि नहीं है, ये इस रिपोर्ट में हम एनालिसिस कर सकेंगे। दूसरा, हमने एक्वायर किया है फातिमा को, एक कंपनी एक्वायर की है, तो डेफिनेटली उस कंपनी को एक्वायर करने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी की वजह से भी बढ़नी थी। तो उस कंपनी की वजह से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उसको इसने इग्नोर किया। हमने भी अभी रेशियोज निकाले, हमने उसको भी इग्नोर किया। तो हम ये भी बताएंगे कि भाईजान देखो, आपने इस सवाल में एक कंपनी एक्वायर की है, आपके रेशियोज अभी लाइक वर्सेस लाइक है नहीं। वजह कि एक साल में आपके पास फातिमा यानी दूसरी कंपनी फातिमा लिमिटेड नहीं थी, और अगले साल में जिस साल के रेशियोज अभी हमने कैलकुलेट किया उसमें हमने 100 मिलियन की फातिमा लिमिटेड को परचेज किया है, जिसकी वजह से हमारे एसेट भी बढ़ गए होंगे, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया होगा। तो उसका इम्पैक्ट भी तो लेना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टर सीईओ की रिपोर्ट में नहीं है, तो उसके इफेक्ट्स को भी हम एनालिसिस करेंगे इस रिपोर्ट में। ये इंट्रोडक्शन कि सीईओ की रिपोर्ट को सेकंड करना, सीईओ की रिपोर्ट का एक अल्टरनेट ओवरव्यू देना। सीईओ की रिपोर्ट 22 तो नहीं है, वन साइडेड व्यू ना जाए शेयर होल्डर के पास, इसलिए ये रिपोर्ट बनती है। और फातिमा जो हमने खरीदी उस कंपनी को हमने खरीदा दूसरे साल में, जिस साल के रेशियो निकालें, तो जब कंपनी खरीदी है तो डेफिनेटली उसकी नंबर्स हमारे नंबर्स में इम्बिल्ड हो गए, प्लस हो गए, तो उसका इम्पैक्ट हमने एक्सक्लूड नहीं किया, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है। देखो
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नेट प्रॉफिट मार्जिन बड़े हैं, रोज भी बड़ा है, लेकिन हमने एक कंपनी एक्वायर की है। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं, ऐसे ही जस्ट टाइम पास के लिए, कि ये जो हमने दूसरी कंपनी एक्वायर की है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इस कंपनी का रोज कितना है, ऐसे ही डेटा दिया हुआ है ना, ये ये बात, इस कंपनी का रोज कितना है, तो कैसे निकालोगे? तो वही फार्मूला है। और मैं इस कंपनी का आपसे पूछूं कि यार ये जो फातिमा कंपनी आपने एक्वायर की है, इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सर सारा डेटा मौजूद है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, हम फौरन से निकाल देंगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तब मैं आपको कमेंट करना सिखा रहा हूँ, तो ये देखिएगा जरा। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे कमेंट कैसे होगा? देखो, हम ये बोलेंगे कि भाई बात सुन, रोज जो है ना, रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सबसे बुनियादी अहमियत रखता है, इज द बेस लाइन। रोज इज द बेस लाइन या प्राइमरी मेजरमेंट फॉर द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एनी एंटिटी, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट प्रॉफिट से भी है और कैपिटल से भी है, कि कब लोगों ने पैसा लगाया तो उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न कितना मिला। तो हम अगर ये देखें कि हमारी कंपनी का रिटर्न, हमारी कंपनी का रोज जो है वो 4.4 से 6.4, सॉरी 7.1 से 11.2 हो गया है। वाह! तो कितने परसेंट का इम्प्रूवमेंट है, या कितना इम्प्रूवमेंट है? तो हम ये देख सकते हैं कि भाई 7.1 से अगर कोई चीज 7.1% से कोई चीज 11.2% पे चली जाएगी, तो डेफिनेटली देयर इज अ इंक्रीज। इसका डिफरेंस देख लेंगे, कितने परसेंट का रोज में इंक्रीज है। और आपने कोई एसेट भी नहीं बेचा, और आपने एक दूसरी कंपनी भी एक्वायर की, दूसरी कंपनी एक्वायर की जिसने डेफिनेटली आपके रोज को, आपके प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करा। तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे हम ये बात करते हैं कि सीईओ की रिपोर्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी को बता रही है, हमारी रिपोर्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी को बता रही है, वो कंपनी की पॉजिटिव साइड दिखा रही है। क्या दिखा रही है? कंपनी की पॉजिटिव साइड दिखा रही है। लेकिन हम इसमें ये जरूर बताएंगे कि भाई इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि एक साल लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन ये है ही नहीं, क्योंकि जो साल की वर्किंग हमने की है ना, उसमें ऑलरेडी फातिमा को हम एक्वायर कर चुके थे साल के पहले दिन, और फातिमा के रेशियोज हमारे रेशियोज का पार्ट बन गए थे। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि कंपैरिजन को होना चाहिए लाइक वर्सेस लाइक, और यहाँ पे लाइक वर्सेस लाइक नहीं है। एक साल में फातिमा का रिजल्ट, फातिमा लिमिटेड का रिजल्ट हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरे साल में नहीं है। तो सीईओ का ये कहना कि प्रॉफिट में इतना इम्प्रूवमेंट आया, ये अधूरी बात है, पूरी बात नहीं है, इस पे कंक्लूड नहीं कर सकते। इसको फर्दर कैलकुलेट करना होगा, और शेयर होल्डर को ऐसी पिक्चर दिखानी चाहिए कि भाई हमारी कंपनी जो हम है, हम उसका लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन में रोज क्या है, क्योंकि दूसरी कंपनी एक्वायर करने के बाद रोज डेफिनेटली बढ़ा। तो ये इंप्रूवमेंट जो दिख रही है, ऑल्दो ये इंप्रूवमेंट है, लेकिन ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं है। कहानी खत्म। अगर आप ज्यादा देखो, घड़ी देखते हुए काम करना, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बस लिखना शुरू करते हैं तो बाकी पेपर छूट जाता है। घड़ी देखते हुए लिखना, आखिरी में टाइम बचे तो फिर फातिमा की कैलकुलेशन करके शुरू हो जाना, वरना जो है वो वरना जो है वो आपका पेपर रह जाएगा। ठीक है, अगली हेडिंग है लिक्विडिटी। सबसे आसान लिक्विडिटी क्या हो गई? पहले कितनी थी? डिटोरिएट हो रही है ना, 2.5 थी, 2.5 थी, अब हो गई 0.9। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का क्विक रेशियो भी खराब हो गया होगा। कंपनी का करंट रेशियो तो खराब हुआ ही, लेकिन कंपनी का क्विक रेशियो भी खराब हो गया होगा। क्यों? और ये रेशियो क्या दिखाता है? करंट और क्विक रेशियो क्या दिखाते हैं? कंपनी की लिक्विडिटी। कंपनी के पास एक एसेट, एक लायबिलिटी पे करने के लिए कितने एसेट्स हैं, तो ये सीरियस कंसर्न लिखेंगे आप यहाँ पे
कि यहाँ पे सीरियस कंसर्न रेज हो रहा है। वैसे स्टैंडर्ड है 2:1 का, करंट रेशियो का स्टैंडर्ड है 2:1 का, लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न है कि ये 0.9 स्टैंडर्ड से नीचे चला गया और पिछले साल से भी डिटोरिएट हो गया, तो इट्स अ सीरियस कंसर्न, मैनेजमेंट मस्ट लुक इनटू इट। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, कंपनी बोरोविंग की तरफ जा रही है, कंपनी को और लोन लेना पड़ जाएगा, वरना कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकेगी। और इसका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 100 मिलियन आपने दूसरी कंपनी को खरीदने में लगा दिया ना, तो अब फंसो, अब मरो। क्यों क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि लिक्विडिटी मर गई? तो मस्ट टेक केयर यार, कैश फ्लो को देखते, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, उसको ध्यान में रख के आपको फातिमा लिमिटेड को एक्वायर करना था। बस उसके प्रॉफिट देखे और चलो मेरा भाई आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे थोड़ी होते हैं। इनकम स्टेटमेंट देख के कौन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है? कैश फ्लो किधर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किधर है? तो ये क्रिटिसाइज कर देना, इसके ऊपर दबा के, थोड़ा मजा आएगा। फिर गेयरिंग पे आते हैं। गेयरिंग 0%, ये तो मैं पहले भी थोड़ी देर पहले तकरीर कर चुका, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूं कि यार एक कंपनी में 0 गेयरिंग थी, जबरदस्त, इंटरेस्ट से बची हुई कंपनी, नो एडिशनल कॉस्ट, नो एडिशनल एक्सपेंस, नो इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो प्रॉफिट था वही प्रॉफिट बिफोर, आप प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम था, कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा था, कंपनी के ऊपर कोई बर्डन ऑफ गेयरिंग नहीं था, कोई आउटसाइडर्स नहीं थे। अब आउटसाइडर जब लोन देता है तो उसकी शराइत, कोविनेंट्स भी होती हैं। एशियन कंट्रीज, पाकिस्तानियों, आईएमएफ की शर्तें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाओ, ये करो वो करो, ये कुछ भी नहीं था, सुकून की जिंदगी थी, अच्छी गुजर रही थी। फातिमा लिमिटेड खरीदने के लिए 100 मिलियन का आपने पता नहीं लोन ले लिया कि क्या कर दिया, इतनी बड़ी गेयरिंग एक्वायर कर ली। कंपनी जो लो रिस्क पे थी, 0 रिस्क की थी, उसको आपने इतना हैवीली रिस्की कर दिया, आपका दिमाग खराब है। अब इंग्लिश में हम ये नहीं लिखेंगे कि आर यू क्रेजी, ऐसा नहीं लिखेंगे, पेपर है, एग्जामिनर है। हम कहेंगे कि हार्विन्स का ये डिसीजन इसको लो रिस्क से हाई रिस्क बना गया, गेयरिंग को, इसको हाईली गेयर्ड कंपनियों की लाइन में खड़ा कर दिया, और ऊपर की बातें, ऊपर की लिक्विडिटी को देख के ये लग रहा है कि कंपनी को लायबिलिटी पूरी करने के लिए फर्दर लोन लेना है। तो अल्लाह के बंदो, 53% अभी रह गई है ऑनर की, क्या इस गियरिंग को और बढ़ाओगे? इट्स अ सीरियस कंसर्न। तो कंपनी को यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, एक मशवरा दे दो कि अल्लाह का वास्ता है, आईपीओ निकाल दे भाई, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जा भाई, शेयर्स इशू कर दे भाई, और शेयर्स इशू कर दे भाई, अपनी गियरिंग को कम कर वरना मर जाएगी। और आखिरी में कंक्लूड कर दो कि ऑल्दो फातिमा की एक्विजिशन एक ग्रेट सक्सेस है, प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा कर रही है, उसके एसेट हमारे एसेट के साथ मर्ज हो रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन सीईओ साहब, तुम्हारी रिपोर्ट जो है वो हाइड कर रही है कंपनी की कैश पोजीशन की डिटोरिएशन, कंपनी की गेयरिंग की डिटोरिएशन, इसके लिए लिक्विडिटी तुम्हारी खराब हो रही है, गेयरिंग खराब हो रही है। तो सीईओ साहब, आपकी रिपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी तो सही बता रही है, लेकिन लाइक वर्सेस लाइक नहीं है, ये हमारा पहला कंसर्न है। लिक्विडिटी बर्बाद है, ये हमारा दूसरा कंसर्न है। पुअर लिक्विडिटी की वजह से गेयरिंग और बढ़ेगी और मसला होगा, ये हमारा कंसर्न है। तो ए सीईओ, तेरी रिपोर्ट में ये बातें कौन बताएगा? हम बताएं? तू सीईओ है तो खाली अच्छी अच्छी बातें नहीं कर, अच्छी अच्छी बातें करेगा तो सीईओ की कोशिश तो ये होती है, लेकिन अच्छा सीईओ वो होता है जो पहले बुराई को देखे, बुरी बात को समझे, बुराई से निकालने की एफर्ट्स करे। तो ये रिपोर्ट इसको मिसलीड कर रही है शेयर होल्डर्स को, तो हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दिया हमने और क्रिटिसाइज किया, कोशिश की है कि जितना मैं तकरीर कर सकूं मैंने की है। वीडियो समझ आई, क्वेश्चन समझ आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह रेशो पे एक और वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।